क्लास 10th का एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का ट्रायो लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। भाई ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि हर क्लास 10th के बच्चे को देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स के अंदर मैं सारे के सारे फॉर्मूले लेकर के आया हूं आप लोग के लिए, और फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये भी आपको सिखाऊंगा। केमिस्ट्री के अंदर मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर के आया हूं जो पास्ट ईयर के अंदर कई बार आए हुए हैं बोर्ड के अंदर, तो इसलिए इसका रिवीजन करके भाई आप लोग केमिस्ट्री के रिएक्शंस के मास्टर बन जाओगे। बायो के लिए मैं क्या लेकर के आया हूं? बायो के लिए लेकर के आया हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, और ये सारे डायग्राम्स की भाई लिस्ट आप लोग बना लेना। इनकी प्रैक्टिस भी आप लोग को करनी है, और पार्ट्स के जो फंक्शन है ये भी आप लोग को आने चाहिए। तो यस, ये है कंप्लीट ट्रायो वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा है वाला वीडियो। हाँ, इसके नोट्स मुझे पता आप सभी को चाहिए होंगे, तो भाई डिस्क्रिप्शन खोल करके देखोगे टेलीग्राम के अंदर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो आप चाहें तो स्कैन भी कर सकते हो, यहां से डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के साथ, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। भाई देखो, सबसे पहला रिएक्शन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के कम से कम आपको 2 एग्जांपल आने ही आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं कॉम्बिनेशन करवा रहा हूं तो कम से कम 2 एग्जांपल आपको आते हो, डीकंपोजिशन कर रहे हो तो आपको हर टाइप के डीकंपोजिशन का आप लोग को आंसर आना चाहिए। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम 2 रिएक्शंस आने ही आने चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ। सबसे पहले आते हैं भाई, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एयर में, इसको जला दिया जाता है मैग्नीशियम रिबन को, तो व्हाइट कलर की जो पाउडर्ड फॉर्म है वो निकलती है, साथ में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के फॉर्म में जलता है, ये अब आप जानते हो, ठीक है। क्विक लाइम की बात करते हैं। ये चूना है भाई, जो सूखा चूना मिलता है ना, इसको पानी में आप लोग जब डालोगे, ठीक है ना, तो ये गीला हो जाएगा, स्लेक्ट लाइम बन जाएगा और बहुत सारी हीट निकलेगी। अगेन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, CaO H2O कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। साथ ही साथ ये वाली रिएक्शन देखो, कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में ये चीज जरूर बताई जाती है कि अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों पर पोत देते हो, यानी उसकी पुताई कर दी जाती है दीवार पर चूने की, और CO2 के साथ वो रिएक्ट करने लगे, तो वो बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। 1-2 दिन 3 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, डीकंपोजिशन पर आते हैं। डीकंपोजिशन में सबसे पहला थर्मोलाइटिक डीकंपोजिशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हीट डाल करके तोड़ा जाता है। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो लाइमस्टोन है, अंडे के छिलके भी हो सकते हैं लाइमस्टोन, इसको आप लोग हीट करोगे तो Ca और CO2 के फॉर्म में ये टूट जाएगा, CO2 निकल जाएगी और क्विक लाइम बनके तैयार हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोलते हैं इसको, 7 पानी के साथ कंबाइन होकर के आयरन सल्फेट में क्रिस्टल्स होते हैं, और ये ग्रीन कलर का होता है। आप जब इसको हीट करोगे तो व्हाइट हो जाएगा, यानी बहुत पेल होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इसका ग्रीन कलर फेड होता जाएगा, और जो पानी है ये सारा का सारा उड़ जाएगा। आप देख सकते हो, देखो ये जो ग्रीन है क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। फर्दर अगर आप FeSO4 को हीट करोगे, फेरस सल्फेट को फर्दर अगर आपने हीट किया तो ये 3 पार्ट्स के अंदर टूटता है। एक बनता है फेरिक ऑक्साइड, जिसको Fe2O3 बोलते हैं, रेड कलर का होता है इस तरीके का, ठीक है। तो पहले ग्रीन था जब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट था, यानी जब 7 पानी जुड़े हुए थे तब ये हरा था। हीट किया आपने तो हरा रंग उड़ गया, इसको फर्दर हीट करोगे तो आप ये डीकंपोज होकर के फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। साथ ही साथ 2 गैसेस निकलती हैं, SO2 SO3, जिनकी पंजेंट स्मेल होती है। बहुत इतना जानना आपके बारे में, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही लेड नाइट्रेट का एक एग्जांपल और आता है, PbNO3 होल ट्वाइस। आप इसे गर्म करोगे तो बनेगा PbO NO2 और O2 बनता है। बच्चे कभी कभी गलती से लिख देते हैं, जैसे SO2 SO3 है ना, वैसे NO2 NO3 लिख देते हैं ठीक है। NO3 जैसी कोई गैस नहीं होती, नाइट्रेट तो आयन है भाई, नाइट्रेट कोई गैस नहीं है, ठीक है ना। तो NO2 और O2 बैलेंसिंग ध्यान से करनी है आपको, ठीक है। चलिए, ये फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसमें एक ही एग्जांपल बहुत है कि पानी में आप करंट छोड़ोगे, कैथोड पर हाइड्रोजन आएगी और एनोड पर ऑक्सीजन आएगी। ये इसके डबल वॉल्यूम में आती है, क्योंकि 2 मोल्स बन रहे होते हैं हाइड्रोजन के, सिंगल मोल बन रहा होता है ऑक्सीजन का। फटाफट से आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये वाली है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, जब सनलाइट डाल करके आप लोग AgBr और AgCl को तोड़ते हो। यहां पर भी ऊपर सनलाइट लिखना जरूरी है, ठीक है। AgCl Ag और Cl2 में टूटेगा, AgBr Ag और Br2 में टूटेगा, ब्रोमीन निकल जाएगी, यहां पे क्लोरीन निकल जाएगी, दोनों में सिल्वर बनता है। और ये फोटोग्राफिक जो शीट होती है उसमें ज्यादा काम आता है। तो फोटोग्राफी में आप लोग को मिल जाएगा इस तरीके के कंपिटेंसी बेस्ड सवाल कि भाई एक ऐसा मटेरियल है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर यूज होता है, फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होता है, बताओ वो क्या है, उसके डीकंपोजिशन से ये हुआ, वो हुआ। तो इस तरीके से XY लेकर के जो सवाल आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस पर आगे बढ़ते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आते हैं। इसके अंदर भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपको सीरीज याद है, ठीक है ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, चाप CHAAP, ये मैंने आपको याद करवाया हुआ है मेरे लेक्चर्स के अंदर। अगर आपको ये याद है तो आप ये इजीली कर पाओगे। कुछ नहीं करना, आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, खुद आकर के उसकी जगह पर बैठ जाएगा, कॉपर साइड में निकल जाएगा। सिमिलरली जिंक भी हटा सकता है, ऊपर आएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, कॉपर से तो ऊपर ही है, कॉपर हाइड्रोजन से सारे ऊपर ही आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर ZnSO4 प्लस U निकल जाएगा। यहां क्या होगा, यहां पर भी H को हटा देगा, क्योंकि है आता है नीचे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो जरा यहां है यहां है, तो जरा है को हटा देगा, खुद उसकी जगह पर आकर के बैठ जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन निकल के साइड हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, क्या कॉपर Pb को हटा सकता है? नहीं हटा सकता, तो नो रिएक्शन आपको यहां पर लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर नीचे है और Pb ऊपर है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक एग्जांपल भी ले लो यार। जैसे काफी मशहूर एग्जांपल ये आता है कि आप फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर को डिप करो तो क्या होगा। अरे कॉपर को डिप करोगे तो क्या आयरन सल्फेट में से आयरन को हटा देगा? वो नहीं हटा पाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। नो चेंज, नो चेंज, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेटा कॉपर नीचे आता है। ये देखो कहां कॉपर है और कहां पे आयरन है, देख रहे हो आप, है ना, फर्क है ना दोनों में। लेकिन यहां पर ऐसा हो जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम देखो ऊपर आया हुआ है, एल्युमिनियम ऊपर आया हुआ और आयरन जो है वो नीचे। तो एल्युमिनियम जैसे ही आप डालोगे ये ग्रीन कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा और ये कलरलेस बन जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट बनना चालू हो जाएगा और आयरन निकल के साइड हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन है दोनों का, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम आयन एक्सचेंज मेथड भी है, जिसका नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ये तीनों नामों के साथ ये मिलता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों एक ही बात है बेटा। अगर आयन एक्सचेंज मेथड आए तो भी यही लिख के आना, डबल डिस्प्लेसमेंट आए तो भी यही लिख के आना, ठीक है। और अगर आप लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आयन एक्सचेंज हो गया, और तीसरा क्या था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो भी यही लिख करके आना। इसमें पीपीटी बनती है, दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके, एक है व्हाइट पीपीटी वाला, एक है येलो पीपीटी वाला। व्हाइट पीपीटी वाले में क्या है, Na2 BaCl आपस में कंबाइन करेंगे, तो ये दोनों आपस में आयन्स एक्सचेंज कर लेंगे। इसका कटायन यहां चला जाएगा, इसका यहां चला जाएगा, मतलब अपने अपने कटायंस अनायंस इन्होंने क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। तो BaSO4 बन जाएगा विच इज व्हाइट पीपीटी, और NaCl घुल जाता है पानी के अंदर, ठीक है। ये नहीं घुलता है इसलिए इनसॉल्युबल रहता है, इसलिए वो कलर आपको दिखेगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का भी सेम काम होगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट बनके साइड हो जाएगा और लेड आयोडाइड येलो कलर का जो घुल नहीं सकता इस तरीके का आपको दिखेगा, तो येलो कलर उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है जी। कुछ हीट वाले रिएक्शन भी है जिनको एंडो एक्सो बोलते हैं। एंडो का मतलब होता है हीट का अंदर आना, एक्सो का मतलब होता है हीट बाहर जाना। पहले एक्सो सुन लेते हैं। देखो जैसे ग्लूकोज है, आप लोगों ने खाना खाया, खाना हजम होता है, खाना हजम होता है तो बॉडी में एनर्जी आती है, बॉडी को गर्मी लगती है। आप समझ रहे हो ना, सर्दियों के अंदर जब खाना मिल जाता है तो मजा आ जाता है भाई, है ना, गरम गरम मिल जाता और ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो निकलता है CO2 H2O और एनर्जी। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें दो चीजें कुछ हुई, आपस में रिएक्शन हुआ और हीट बाद में निकल रही है। यहां पर क्या होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक मतलब हीट का एंटर करना, एन 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 से एंटर, एन से एंटर, एक्स से एक्सो एग्जिट, एक्स से एग्जिट, एन से एंटर, किसका, हीट का, ठीक है ना। तो हीट यहां पे एंटर करेगी ए के अंदर और ये बी और सी के अंदर टूट जाएगा। एक रिएक्शन इसका आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपने अभी भी देखा था, हीट डाल करके तोड़ दिया जाता है, वो एक एंडोथर्मिक का ही एग्जांपल है। रिडॉक्स की बात करते हैं। देखो रिडॉक्स के अंदर आप लोगों से पूछ सकता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं इसकी प्रैक्टिस आपको अभी यहीं करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो ये चार चीजें, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं आपको साफ साफ बता दूं, इन चारों के ही आंसर हमेशा LHS से ही मिलेंगे, RHS से कभी नहीं। LHS से ही मिलेंगे, RHS से कभी नहीं। सबसे अच्छा आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको रिडॉक्स पकड़ने का, ठीक है। कभी भी RHS की तरफ मत देखो, LHS को सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है। पहली ट्रिक तो ये हो गई, ठीक है ना। पहला RDX समझ में आ गया, LHS को ही देखना है आपने। अब दूसरा RDX सुनो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खत्म। तो दो की चीजें तो हल ही हो गई आपकी। अब रह क्या गया, आपको सिर्फ एक चीज पकड़ लेनी है, कोई भी एक चीज इसमें से। जैसे मैं अपने लिए क्या करता था जब मैं 10th क्लास के अंदर था, मैं तभी से ट्रिक लगा रहा हूं, ठीक है ना। और जब से मैं पढ़ाना शुरू किया तब से तो फिर ये लगी गई, ठीक है। मैं क्या करता था, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढता था। इजी रहता है, पता क्यों, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा ना, उसके पास ऑक्सीजन होगी,
वो ऑक्सीजन का सप्लायर होगा। बात समझ रहे हो ना? तो ऑक्सीजन का सप्लायर कौन है इन दोनों में से? ये बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, खत्म खत्म ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये कौन हुआ? ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, और ये क्या होगा? ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा, खत्म। आप देख भी सकते हो, सी से बन गया सीओ, सी से बन गया सीओ यानी ऑक्सीडाइज हो गया, और ZNO से बन गया ZN यानी रिड्यूस हो गया। सही है? क्या आप इसको लगा के देख सकते हो? मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर आप अभी इस वीडियो को पॉज करो, और जो ट्रिक मैंने सिखाई है वो ट्रिक आप इसके अंदर एक बार लगा करके देखो, बताओ बात बनी कि नहीं बनी। लिखना जरा कमेंट सेक्शन के अंदर, बात बनी कि नहीं बनी, ठीक है। यहां आ जाओ, फिर से वही MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड है, खत्म। ओ देख लिया मैंने यहां पर, आगे बढ़ते हैं ठीक है। आसान था कि नहीं, है ना? इसके भी रिडॉक्स के भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ज्यादा देखने में आते हैं, ये पूछे गए हैं बेटा पेपर के अंदर, इसलिए मैं लेकर के आऊं। वो सारी चीजें लेकर के आऊं जो कभी ना कभी एग्जाम में बन करके सवाल आई है। रेडिश या ब्राउनिश होता है जनरली कॉपर। ऑक्सीजन के अंदर आप इसको हीट करोगे तो सीओ बन जाएगा, ये पिच ब्लैक कलर का होता है, एकदम काला गाढ़ा काला काला कलर होगा सीओ का, ठीक है। सिमिलरली सीओ अगर हाइड्रोजन के साथ आ गया और आपने इसको हीट कर दिया, फिर से रेडिश ब्राउन बन जाएगा, यानी एक तरीके से पहले ऑक्सीडेशन हुआ, फिर इसी का रिडक्शन हो गया। एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है ना, फिर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया जी, ठीक है। चले आगे। कोरोजन में भी एग्जांपल्स आते हैं बेटा, लेकिन इसमें एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना समझ लेना कि कॉपर को ऑक्सीजन भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, CO2 मिल जाए, तीनों चीजें मिल जाए, तो ये इस तरीके का कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कभी आपने देखा होगा कि कॉपर का कड़ा पहना होता है बहुत लोगों ने, या कॉपर के बर्तन होते हैं घर के अंदर, तो उनके ऊपर हरा हरा जम जाता है ना? कभी पसीना आता है कड़े पे तो फिर वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है यहां पूरा, ठीक है ना? दैट इज एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। सिल्वर जो है वो हवा में से ही, एयर में से ही हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के साथ कोरोड करके सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं, चांदी काली पड़ गई है, वो चांदी काली पड़ना इस सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होना, ठीक है। आयरन के साथ तो सभी बच्चे जानते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, साथ में चाहिए, किसी भी एक को कम किया तो नहीं होगा, है ना। और ये साथ में ये क्या बन जाएगा? ये इस तरह से रस्ट बन जाता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। चलिए आगे चलते हैं, एसिड बेस पर आते हैं फटाफट से। एसिड वो होते हैं बेटा जो H+ प्रोड्यूस करते हैं, ये साथ के साथ चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा आपका। एसिड वो जो H+ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और ड्राई स्टेट के अंदर H+ कभी प्रोड्यूस नहीं होगा, पानी चाहिए। एक्वस स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पानी में H+ जाकर के कंबाइन हो जाता है और ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन थोड़ा बेटर है, थोड़ा स्टेबल है ये, और ये अपना असर दिखाता है। एक्चुअली में जो एसिडिक करेक्टर है ना, दैट इज ड्यू टू दिस आयन H3O+, जिसको हाइड्रोनियम आयन बुलाते हैं। देखो लिखा हुआ हाइड्रोनियम आयन। सबसे पहले HCl गैस पर आते हैं फटाफट से, बहुत इजी है, एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी ही है ये। NaCl है, अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, Na के साथ आ जाएगा SO4 और H के साथ आ जाएगा Cl, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ये HCl गैस अगर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ अटैच होती है तो कोई कलर चेंज नहीं करेगी, ब्लू को रेड नहीं करेगी। लेकिन अगर मॉइस्ट फॉर्म में अगर ये होती है, गैस मॉइस्ट फॉर्म में हो या लिटमस पेपर मॉइस्ट, दोनों में से कोई एक गीला होना चाहिए, तो गीला होते ही ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। कैसे? HCl पानी के साथ अपना असर दिखाएगा, यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, और यही चाहिए, इसलिए ब्लू लिटमस क्या हो जाता है? रेड हो जाएगा, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड का भी बेस का भी सुन लो, हाइड्रोजन निकलेगी दोनों केसेस के अंदर, सॉल्ट बनेंगे, सॉल्ट और H2, ठीक है। जिंक H2SO4 का रिएक्ट हुआ, बन गया ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन निकल गई। बेस के साथ एक रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, वही बहुत है, इससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। बेस लेना है NaOH, ध्यान रखना, बेस लेना है NaOH। वैसे KOH के साथ भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, किताब में NaOH दिया हुआ है आपके NCERT, ठीक है। NaOH जिंक के साथ करेगा तो बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और हाइड्रोजन निकलेगी जैसे यहां पर भी हो रही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, बनाता है सॉल्ट CO2H2O। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी करता है, बनाता है सॉल्ट CO2H2O। दोनों में सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट CO2H2O, ठीक है। यहां देख लो, मेटल कार्बोनेट है, यहां क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3- या CO3-, आप ये समझते हो, ठीक है। एक एक रिएक्शन इसका देख लो। एसिड कोशिश करना भैया HCl ही लो, HCl राजा है एसिडो का, समझ लो, है ना तो इसलिए HCl ही लेना, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा, NaCl बनेगा, CO2H2 निकल जाएगी। NaHCO3 के साथ होगा, अगेन वही NaCl होगा, CO2H2 निकल जाएगी, ठीक है। बढ़िया। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन, ये भी
वन ऑफ द प्रॉपर्टीज में आता है एसिड की। तो इसमें एक ऑक्साइड, एक मेटल का ऑक्साइड ले लिया, साथ में ले लिया एसिड, ठीक है। एक तरीके का ये पता क्या दिखाएंगे, ये एक तरीके का मैं आपको बोलूं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएंगे, यानी सॉल्ट और पानी बनेगा। आप देख सकते हो सॉल्ट और पानी, क्योंकि ये पता है क्या है, मेटल ऑक्साइड पता है क्या, ये एक बेस की तरह काम कर रहा है। एसिड बेस के सामने आएगा तो क्या करेगा, न्यूट्रल ही तो करेगा ना, तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं आपस में। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ आएगा तो भी यही है, सिमिलर कहानी है बिल्कुल, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन है, SO2 CO2 NO3 SO3। बेस के साथ अगर आया, बेस के सामने अगर आया तो एसिड बेस सॉल्ट और पानी निकालते हैं, आप जानते हो। तो CO2 आ गया, CaOH होल ट्वाइस, CaCO3 और H2O निकल करके आएगा। यानी आप देख सकते हो कि ये भी एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। CO2 का टेस्ट पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स, बहुत इजी है भाई, कुछ नहीं है। देखो CO2 अगर लाइम वाटर के अंदर आपने डाला, ठीक है ना, कैसे डालोगे भाई, इस तरीके से, ऐसे, ये CO2 निकल रहा है तो आप इसको लाइम वाटर के अंदर धीरे धीरे ऐड करोगे। जैसे ही लाइम वाटर में CO2 ऐड होगा, ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। पहले नहीं होता है मिल्की, पहले होता है क्लियर एकदम, मतलब कलरलेस होता है पहले, कलरलेस से बनेगा ये मिल्की। और पता क्या होगा, अगर आप एक्सेस में CO2 पास कर दोगे ना तो ये बन जाता है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पहले बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट, तो चमक दिखने लगी। ज्यादा बार पास कर दोगे तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाएगी, जो मिल्कीनेस थी वो भी डिसअपीयर हो जाएगी। ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए। सॉल्ट्स के पीएच पर आते हैं। देखो भाई, 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा, एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब एसिड स्ट्रांग होगा और वीक बेस होगा। बेसिक सॉल्ट तब बनेगा जब एसिड वीक होगा, बेस स्ट्रांग होगा। और न्यूट्रल कब बनेगा, जब दोनों ही स्ट्रांग होंगे। सर दोनों ही वीक होंगे, तो बेटा दोनों वीक होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। बात को समझिएगा। तो स्ट्रांग एसिड HCl है, स्ट्रांग बेस क्या है, NaOH है। दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl। और पानी, बचपन की रिएक्शन आपने सुनी हुई है, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। वीक एसिड है H2CO3, ठीक है ना, सोडा वोडा में होता है, एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर होता है, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी वेप्सी, इन सब में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH। तो NaCO3 के साथ बनाएगा Na2CO3 विच इज द बेसिक सॉल्ट, साथ में पानी निकल जाएगा, साथ में पानी निकालना है। फिर है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, वीक बेस क्या है, NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह दो वीक बेस, NH4Cl बनेगा, साथ में पानी निकलेगा। तो ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएच भी उसी के हिसाब से आएंगे। अब ये सारी प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोर एल्कली प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं बात को। देखो नाम से समझ में आ रहा है, क्लोर मतलब क्लोरीन निकलेगी, एल्कली मतलब बेस निकलेगा। तो एक बेस निकल रहा है, क्लोरीन निकल रही है, आप चेक कर लो, है कि नहीं। एक बेस है, एक क्लोरीन है, तो क्लोर एल्कली ये दिख रहे हैं आपको, साथ में हाइड्रोजन और निकलेगी। लेकिन कब निकलेगी, सुनो, ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी से पास करना पड़ेगा। सर ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है नमक वाला पानी। तो देख, नमक लिया, पानी लिया, ब्राइन ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, खट खट खट, तीनों बनके तैयार। हाइड्रोजन कैथोड पर आएगी, ध्यान रखना, H से H, कैथोड भी H होता है, हाइड्रोजन भी H होता है ना। ये देखो यहां पे भी H आया हुआ है, यहां पे भी H है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन आएगी, एनोड पर क्लोरीन आएगी, ध्यान रखिएगा, बस इतना ही काफी है इसके अंदर, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर पर आते हैं। स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास करी जाती है, बनता है ब्लीचिंग पाउडर विच इज Ca, ब्रैकेट के अंदर OCl के बाहर में 2 आएगा। पहले ये रिएक्शन कुछ और हुआ करती थी एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी में इसको अपडेट किया गया, तो आप भी अपडेटेड रहे। साथ में पानी है, ठीक है। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर पर आते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है। देखो बेकिंग सोडा तो हमारे सिलेबस में सॉल्ट है, जो कि आपको पढ़ना है, जिसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। इसका मेन चीज ये है कि इसके अंदर 4 रिएक्टेंट होते हैं। ऐसी कोई रिएक्शन आपने नहीं देखी होगी पूरे 10th क्लास के अंदर जिसमें 4 रिएक्टेंट्स हो। दिस इज ओनली सिंगल केस जिसमें 4 रिएक्टेंट है। क्या कर रहे हैं, सुनो, ब्राइन के अंदर CO2 पास करा, फिर उसके अंदर अमोनिया पास कर दिया। ब्राइन क्या होता है, NaCl और पानी, नमक वाले पानी में CO2 पास करी, फिर NH3 पास कर दी, ये बन जाएगा NH4Cl, ठीक है। साथ में बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा अगर किसी वीक एसिड के साथ कंबाइन करके आता है, देखो H+ किससे आया है, किसी वीक एसिड से आया है। NHCO3 किसी वीक एसिड के सामने आएगा, CO2 H2 और सॉल्ट बनके तैयार हो जाएगा। दिस इज बेकिंग पाउडर, इसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। इसी CO2 की हेल्प से बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसी CO2 की हेल्प से हम लोग चीजों को फ्लफी बनाते हैं। जो केक फूलता है, ब्रेड फूलती है, वो इस CO2 के कारण से ही फूलती है, ये वाली, ठीक है। फिर आते हैं वॉशिंग सोडा पर। देखो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए पहले बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा, ये सीधी बात समझ लो,
ठीक है, तो बेकिंग सोडा कहां से आएगा, यहां से आया, ये उठा लिया आपने, तो NaHCO3 को हीट किया, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, NaCO3 को हीट किया, Na2CO3 H2 और CO2 बना, फिर Na2CO3 में 10 पानी डाला तो Na2CO3 डॉट 10 पानी बन के तैयार हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं 10 पानी, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पानी वाले रिएक्शंस पर, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले रिएक्शंस होते हैं। इनमें एक तो आयरन सल्फेट है, हेप्टाहाइड्रेट, 7 पानी रहेंगे, हीट करोगे तो ये व्हाइट हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और हीट करोगे तो ये ब्राउन हो जाएगी, ठीक है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं बेटा, ब्लू कलर फेड होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसको हीट करोगे, CuSO4 व्हाइट, और साथ में पानी निकल के अलग हो जाएगा, ठीक है। जिप्सम के अंदर आते हैं, देखो जिप्सम पहाड़ों में होता है, चट्टानों में होता है, वहां से जिप्सम तोड़ा जाता है, फिर इसको हीट किया जाता है, हीट करने पर ये CSO4 डॉट हाफ H2O बनता है। ये जो आधा पानी जुड़ा हुआ है एक CuSO4 के साथ, बेसिकली आधा पानी जैसी कोई चीज नहीं होती, आधा मॉलिक्यूल आधा थोड़ी टूटेगा, असल में क्या है कि 2 CaSO4 के साथ एक पानी लगा होता है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए, है ना, एम्पिरिकली फॉर्म में लिखने के लिए इसको इस तरीके से 2, 3/2, 1/2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 2 पानी थे पहले जिप्सम के पास थे 2 पानी, 2 में से 1.5 पानी निकल के अलग हो गया, और CSO4 आधा पानी एक साथ रह गया, ठीक है ना। POP और वाटर मिलकर के क्या बनाएंगे, जिप्सम बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए मेटल नॉन मेटल पर आते हैं फटाफट से। देखो इसमें भी शुरू में मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो MgO बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बनाता है जब हीट करो इसको थोड़ा सा, तो ठीक है ना। इस तरीके से फिर एम्फोट्रिक ऑक्साइड के भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं भाई, आपसे पूछा हुआ है कई बार पास्ट में, एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स दीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 2 एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, उसमें से Al2O3 के ऊपर जो रिएक्शंस है वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये तो जरूर करके जाने हैं आपको, ठीक है। Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, Al2O3 ऐसी NaOH का रिएक्ट करेगा तो बनाएगा AlCl3 और पानी। कुछ नहीं हो रहा भाई, बहुत सिंपल है, ये हो रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और पानी बनके तैयार हो रहा है। ऊपर बनेगा AlCl3, नीचे बनेगा NaAlO2 जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ये सॉल्ट बनता है यहां पर, सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में बनता है पानी, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पानी के साथ अगर मेटल रिएक्ट करे तो कैसे रिएक्ट करेगा। देखो पानी के साथ वैसे तो सारे मेटल रिएक्ट सीधे सीधे करते नहीं है, ठीक है ना। 2 हैं जो बहुत विग्रस रिएक्शन दिखाते हैं, वो है K और Na। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करेंगे, ये तैरने लगते हैं। अच्छा कैल्शियम तो ठीक है, मैग्नीशियम सिर्फ गर्म पानी के साथ ही करेगा, ये आप नोट करके चलना, ठीक है ना। अच्छा और बनेगा क्या, अरे बनेगा हर बार हाइड्रोक्साइड ही जब टॉप के मेटल रिएक्ट करेंगे, तो जैसे ये करा तो KOH बन गया, Na ने किया तो NaOH बन गया, और हाइड्रोजन निकल के साइड हो गई, हाइड्रोजन निकल के साइड हो गई। ऐसी कैल्शियम ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, निकल गई, ठीक है। तो ये तो शुरू के थे। इसके बाद वाले क्या करेंगे, इसके बाद वाला एल्युमिनियम आयरन वगैरह जो है ना, ये लोग स्टीम के साथ रिएक्शन दिखाते हैं, गर्म पानी के साथ भी नहीं दिखाते, समझ गए ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेटल की रिएक्टिविटी घट रही है ना, देखो रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है, घट रही है ना, ये घट रही है, तो धीरे धीरे पानी के साथ इनका रिएक्शन ना कमजोर पड़ता जा रहा है। पहले नॉर्मल पानी के साथ भी हो रहा था, पहले तो मॉइस्चर के साथ ही हो जाता है, आप सोडियम को बाहर निकालोगे, एयर में मॉइस्चर होगा ना, उसके साथ ही रिएक्ट करना, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ रहा है, पानी गर्म करना पड़ रहा है, फिर पानी गर्म को भी रिएक्ट कर दिया, फिर स्टीम है, फिर स्टीम को भी रिएक्ट कर देते हैं, फिर नीचे वाले तो वो भी नहीं करते, देखो लिखा डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कौन कौन, ये नीचे वाले, ये पानी के साथ रिएक्शन दिखाएंगे ही नहीं। आगे बढ़ते, मेटल और एसिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला खेल है। देखो एसिड के अंदर हमेशा आपको H मिलेगा और H को हटाया जा सकता है ना, इन सभी के द्वारा, ये सारे मेटल्स के द्वारा H को हटाया जा सकता है, इसकी जगह के बैठ जाएंगे, हाइड्रोजन निकल के साइड कर देंगे, यही सारी रिएक्शंस हैं, इतने कोई मुश्किल नहीं है, आपको आते हैं। नाइट्रिक एसिड के केस पर आते हैं, ये एक एक्सेप्शन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। देखो नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन दिखाने पर सॉल्ट और H2 नहीं बनाता, तो सर क्या बनाता है, ये असल में H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O पानी में कन्वर्ट कर देता है, यानी जो इसकी H2 है ना, वो HNO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसको H2 को H2O बना देगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन अब इसमें भी एक्सेप्शन सुनो, क्या है इसमें एक एक्सेप्शन फर्दर ये है कि अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम या मैंगनीज यूज किए, Mg और Mn यूज किए,
तो फिर ये नॉर्मल हाइड्रोजन ही निकालेगा, फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये नोट करके चलिएगा, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा गया। एक्वारेजिया बहुत सिंपल है भाई, कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं 3 पार्ट्स में, HNO3 लेते हैं 1 पार्ट में 3:1 के रेशियो के अंदर, इसको घोल बनाते हैं, कंसंट्रेटेड होने चाहिए दोनों, इसमें सोना चांदी प्लैटिनम वगैरह जो नोबल मेटल्स है वो पिघल के साइड हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर घुल जाते हैं, ऐसा समझना। ठीक है ना, तो बहुत कंसंट्रेटेड रहता है ये। थर्मिट रिएक्शन वेल्डिंग में काम आता है, जो टूटे रेलवे ट्रैक्स है उनको जोड़ने में काम आता है। ऐसे रिएक्शन, ऐसी चीजें कई बार पूछी गई है पास्ट में। Fe2O3 Al के साथ रिएक्ट करेगा तो Al ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, Fe को हटा देगा, उसकी जगह आके बैठ जाएगा, और ये लिक्विड आयरन जो है, पिघला हुआ आयरन, बहुत गर्मी निकलती है, बहुत गर्मी, देखो लिखा हीट, तो इसलिए जो पिघला हुआ आयरन है ना भाई साहब, ये पटरियां, टूटी पटरियां भर देता है। ठीक है ना, तो ये थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं इसको, वेल्डिंग वगैरह में भी काम आता है ये। चलिए, कुछ फॉर्मेशंस भी मैं लेकर के आया हूं, देखो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि पढ़ करके अगर स्कैन करके बच्चा जाए ना तो उसका भला हो जाए भाई, तो मैं ये सोच करके नोट्स बना करके लाया हूं। ठीक है, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन चाहे करूं या ना करूं, लेकिन ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि देखो NaCl MgCl ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, MgO भी है यहां पर, है ना, तो देखो यहां पर क्या है सीन, पहले मैं NaCl को एक्सप्लेन कर देता हूं, एक ही को एक्सप्लेन कर देता हूं, एक Na एक Cl है। ठीक है ना, सिंगल सिंगल आए, 281 287 इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आपको पता है कि ये वाला एक जो इसके पास जाएगा तो बस काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही यहां पर हुआ है, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Na+ बन गया वो, क्लोरीन ने अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl- बन गया वो, है ना, Cl- बन गया वो। ठीक है, उसके बाद यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक तरीके से कहां चला गया, Cl के पास चला गया, तो उसके आउटर शेल में आकर के बैठ जाएगा, बढ़िया, और ये बन जाएगा Na+ और Cl-, इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको दिखाना है। सिमिलर MgCl2 भी ऐसे ही बनता है, सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पर आते हैं भाई। अकरेंस ऑफ मेटल्स यानी एक्सट्रैक्शन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर रिएक्शन भाई अच्छे से रट करके जाना, अच्छे से याद करके जाना, ध्यान से सुन लो। अगर तो कार्बोनेट का ओर है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलता है जिंक में, कार्बोनेट का अगर ओर है तो प्रोसेस फॉर्म करना है, प्रोसेस जो लगाना है वो कैल्सिनेशन है। अगर सल्फाइड का ओर है, एस लगा हुआ है देखो यहां, तो रोस्टिंग करना है। सर हमें कैसे याद होगा, देख, सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, क से कार्बोनेट, क से कैल्सिनेशन, बढ़िया, सा से रोस्टिंग और रोस्टिंग ठीक है, यहां पे भी सा है और यहां पे भी सा है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। एस अगर आया हुआ तो रोस्टिंग करनी है, ठीक है, सी अगर आया हुआ तो कैल्सिनेशन करनी है, डोंट वरी। ठीक है, बढ़िया। अब ये कैसे करते हैं सुनो, अगर कार्बोनेट का हो रहा है, आपने हीट किया, ऑक्साइड अलग हो गया, CO2 निकल गई। ठीक है, यहां पर भी देखो ऐसे ही हो रहा है, अगर सल्फाइड का भी हो रहा है, आपने O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो ZnOSO2, यहां पर भी देखो सल्फाइड है तो O2 HgOSO2, Cu2S है O2 CO2OSO2, हर बार SO2 निकल रही है, ऑक्साइड 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 बन रहा है। पहला स्टेप समझ में आया, सबको ऑक्साइड बना देना है, बन गया सर। नेक्स्ट, अगला फिर अलग अलग है, अगली टेक्निक सबकी अलग अलग है। जिंक के अंदर कार्बन लेकर के आते हैं और रिड्यूस करवा देते हैं, CO अलग हो जाएंगे, जिंक निकल के अलग हो जाएगा। यहां पर क्या कर रहे हैं, सिंपल हीटिंग से ही हो जाएगा, यहां पर आपको कोई कार्बन वार्बन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होगा, यहां पे वापस से आपको CO2S और डालना पड़ेगा, और CO2S डालना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये कॉपर बनेगा। तो इस तरीके से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, समझ गए। आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, अगर बच्चा पूछे सर यहां से क्या करना है, बेटा ये यही है। ZnO एक बार आ गया था तो ZnO चाहे यहां से आया हो चाहे यहां से आया हो, करेगा तो यही काम ही। ठीक है, ZnO के सामने C लेकर के आएंगे, रिड्यूस कर देगा, Zn+CO बन के तैयार। ठीक है, कार्बन कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन बिल्कुल एंड में जाकर के आते हैं सारे के सारे। तो आओ सुनो, इसमें एक तो है कि एसिड का रिएक्शन आपने Na के साथ किया, कुछ नहीं भाई, H को हटा देगा, H की जगह पर Na आके बैठ जाएगा, सिर्फ H हटेगा, ध्यान से सुनना, H हटेगा, ठीक है, और Na आकर के H की तरफ बैठ जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2ONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, हाइड्रोजन निकल करके साइड हो जाएगी। ठीक है ना, और ये बर्न करते हैं विद पॉप साउंड, बढ़िया। इधर आ जाओ, अगर एल्कोहल दे रखी है आपको, दिस इज एल्कोहल CH3CH2OH, है ना, इथेनॉल है ये, इस इथेनॉल को अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डाल करके हीट कर दिया, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर, समझ लो उससे भी ज्यादा, ठीक है, लगभग आपने मतलब हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है,
तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। कैसे किया? इथीन बना दिया, देखो पानी निकल करके साइड हो गया, मतलब इसमें से पानी खींच लिया इसने, तो इसको डिहाइड्रेट कर दिया, प्यासा मार दिया इसको, क्योंकि इसकी H2 निकल के साइड हो गई, ये इथीन बन जाएगा। देखो 2 कार्बन पहले भी थे, 2 कार्बन अब भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बात करते हैं, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? देखो एल्कोहल ही ली गई है, एल्कोहल के अंदर डाला एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। एल्कलाइन KMnO4 क्या कर रहा है? ये भी ऑक्सीडाइज ही कर रहा है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको, लिखा हुआ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों में से कोई एक लिखना। मन करे दोनों लिखने का तो मन को मत रोकना, ठीक है, लेकिन स्लैश लगा देना ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोनों में से एक रहते हैं। और ये इथेनोइक एसिड बनता है, यानी एक O और आकर के जुड़ जाएगा, यहां पर सिंगल ही O था, यहां पर 2 O आ जाएंगे। एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रही है अल्कोहल्स की। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई इथेनोइक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। भाई सॉल्ट और पता आपको पानी बनेंगे, ठीक है ना। ये Na2CO3 NH3O3 के साथ भी एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल्स वाले सारे के सारे जो आपके रिएक्शन थे ना, कि मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, ठीक है, और एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल बाय कार्बोनेट के, वही वाले रिएक्शन है सारे के सारे। चैप्टर 2 के रिएक्शन एक तरीके से, हाँ की ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, एक को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब एस्टर बनाना, खुशबूदार पदार्थ, साबुन वाबुन में डाला जाता है, सेंट वेंट में डाला जाता है, ठीक है, शैम्पू वैम्पू में डाला जाता है ताकि खुशबू आए। सेपोनिफिकेशन होता है सोप मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं लेकिन दोनों एक तरीके से अपोजिट जैसे लगेंगे आपको, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या करते हैं एस्टरिफिकेशन में, क्या करेंगे, एसिड लेंगे, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, एल्कोहल लेंगे, ठीक है, इसमें से H निकल करके साइड हो जाता है, ठीक है ना, यहां से OH और यहां से H निकल करके अलग हो जाएंगे, ये आकर के इसके साथ ऐसे चिपक जाएगा उल्टा होकर के, ठीक है ना, ये बन जाएगा CH3COO CH2CH3। ये देखो CH3COO CH2CH3, ठीक है ना, तो यहां से जुड़े हैं, यहां से जुड़े हैं, यहां से OH निकलता है, यहां से H निकलता है। कुछ टीचर उल्टा पढ़ाते हैं, वो कहते हैं यहां से H निकलेगा, यहां से OH, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, यहां से H अलग होगा, यहां से OH अलग होगा, ये घूम करके इसके साथ जुड़ जाएगी, ठीक है, और पानी निकल करके साइड हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, लिखा है सेपोनिफिकेशन का मतलब होता है सोप मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एस्टर ही लेते हैं, यानी सेपोनिफिकेशन के लिए आपको पहले एस्टर चाहिए, एस्टर को यूज करेंगे, इसमें NaOH डाल देंगे, बस जो जहां से टूटा था वो वहां से फिर टूट जाएगा, इधर से ही, है ना, इधर से टूट जाएगा, और CH2CH3O जो था ना, इसके साथ आकर के देखो OH लग गया, देखो, है ना, देख रहे हो, CH3CH2OH और CH3COONA, यहां से NaOH, ठीक है, और यहां से ये टूटा, और इसके साथ आकर के CH3COONA, CH3COO, इधर से यहां पर एक, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, CH3, यस, Na आ जाएगा इसके पास और OH आ जाएगा इसके पास, बस, ठीक है ना। मुझे लगा था कि शायद यहां पर चेन पूरी नहीं है ना, चेन पूरी है, यहां पर भी CH3 है ना, ये बीच में डैश लगा हुआ ना, मुझे लगा था शायद चेन पूरी इसकी नहीं है, ठीक है। तो एक इथेनॉल बनती है और एक एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बन जाता है, CH3COONA। असल में यही सोप है बेटा, यही सोप है, मतलब सोप का प्रिमिटिव फॉर्म है ये, ठीक है ना। जब ये 17-15 कार्बन लगते रहे तब बनता है असली सोप, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सोडियम पल्मिटेट, सोडियम इस तरीके से बड़े बड़े, ये तो कुछ नहीं, ये तो सोडियम एसीटेट है, ठीक है ना, ये तो सोडियम एसीटेट है। वो 15 कार्बन वाली जो चेन आ जाएगी ना, तो उसको बोलेंगे सोडियम पल्मिटेट, 17 कार्बन वाली भी आती है, उसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट, ये सोडियम एसीटेट है, इसको सोडियम एसीटेट बुलाया जाता है, ठीक है, और अल्कोहल अलग निकलती है, ठीक है जी। एडिशन रिएक्शन पर आ जाओ, इसमें क्या है कि भाई वनस्पति अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा घर के अंदर मम्मी मलाई से घी बनाती है, मलाई को गर्म करके, जब बहुत ज्यादा स्मेल हो जाती है घर के अंदर, फिर घर से भागना ही पड़ता है भाई, नाक बंद करके, वही है ये। तो इथीन जो होती है, यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन चले जाते हैं निकल क्रिस्टल के फॉर्म में, ये चीज निकल कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट के फॉर्म में, के साथ में आपको ये करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है निकल प्लैटिनम यूज किए जाते हैं, एक H जाकर के यहां लग जाएगा, एक H जाकर के यहां लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH3।
इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, इसको एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी सिंपल है, देखो ये धूप में होता है, यानी आपको सनलाइट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। एक H हट जाएगा, इसकी जगह पर आकर के Cl लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl और HCl साइड हो जाएगा, बढ़िया। कंबशन इजी है बहुत, ठीक है। अगर नॉर्मली कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, जल जाता है, तो जलने के लिए आपको पता ऑक्सीजन गैस तो चाहिए। अगर जलानी है कोई चीज तो यू नीड ऑक्सीजन, है ना भाई, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए CO2H2O हीट बनेगा। यहां पर देखो अल्कोहल जल रही है, CO2H2O हीट बनेगा, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी अगर जलेंगे तो क्लीन ब्लू फ्लेम निकालेंगे, ये कंप्लीट कंबशन का एक नमूना होता है कि भाई देखो ब्लू कलर की फ्लेम निकल रही है। लेकिन अगर कभी येलो सूटी फ्लेम निकलती है जिसमें कालख निकल रही होती है, सूट, देखो लिखा ब्लैक स्मोक निकलना, सूट निकलना बोलते हैं इसको, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम, सूट का मतलब वो जो कालख कालख सी नहीं जम जाती कढ़ाई के नीचे, वो सूट, तवे के नीचे आपने देखा कालख जम जाती है, वो सूट है असल में। तो सूटी फ्लेम जो आती है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलेंगे तो आएगी, या फिर अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है किसी तरीके से, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो वो सूटी फ्लेम आएगी। इसलिए क्या करते हैं, छेद जो होता है बर्नर का, जो मम्मी जो गैस का स्टोव होता है उसमें छेद होते हैं ना बर्नर के अंदर, उसको खोलते हैं तीली मार मार के ठीक है ना, ताकि वो सारे के सारे जो ऑक्सीजन के पोर्स हैं, जो होल्स हैं, उसमें से ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जाए और अच्छे से कंबशन हो, बेटर कंबशन के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है जी। देखो इनकम्प्लीट कंबशन है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है। एक तो पीले कलर की फ्लेम निकलेगी, साथ ही साथ ब्लैक कार्बन का सूटी फ्लेम निकल करके आएगी, ठीक है। ये देखो गैस स्टोव का ये जो एयर इनलेट है ना, ये छेद खोले जाते हैं, है ना, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं लेकर के आया हूं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, आप ही के लिए नोट्स का पार्ट है, ठीक है, नोट्स का पार्ट है, ठीक है। ये नोट्स आपको चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन खोल करके देखो, सारी चीजें मिल जाएंगी उसके अंदर, जो लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम वाला, उससे काम बन जाएगा। बायोलॉजी के फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं डायग्राम्स वो देखते हैं। सबसे पहले स्टोमेटा, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाथ से प्रैक्टिस करके जाना, बनाना भी आ सकता है। बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं जा रहा इस साल, वो ये सोच रहा है कि सर सिर्फ लेबल करना आएगा, ऐसा नहीं है बेटा, बनाना भी आता है। प्री बोर्ड्स में देख लिया होगा आपने, और गंदे डायग्राम होते हैं लिटरली भाई, मतलब मैं कॉपी जब चेक करा करता था, क्योंकि मैं खुद स्कूल के अंदर साइंस टीचर रहा हूं, मतलब मैंने 1 साल स्कूल में पढ़ा है, शायद मैंने शेयर किया आप लोग के साथ, तो बहुत गंदी डायग्राम होते हैं भाई। तो डायग्राम अच्छे से बनाने हैं, ठीक है, चाहे ओपनिंग दिखा रहे हो चाहे क्लोजिंग दिखा रहे हो। ओपनिंग क्यों होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए, रात के टाइम आप जानते हो वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो इट ओपन्स व्हेन वाटर एंटर्स, ठीक है ना, और ये गार्ड जो सेल्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं इनको, स्वेल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे ही पानी छूटेगा, ट्रांसपिरेशन चालू होगी, पानी छूटेगा इसमें से, ठीक है ना, तो एक क्लोज हो जाएगा और गार्ड सेल्स जो है वो क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, वही इसके छेद को छोटा कर देते हैं। तो ये स्टोमेटा का काम है जो कि लीफ के अंदर होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे लेता है भाई, खाने पीने का काम कैसे चलेगा, तो आपको पता है ये फॉल्स फीट बनाता है, सूडोपोडिया बोलते हैं जिसको, और फूड वैक्यूल में पकड़ लेता है खाने को, बस उसके बाद ये हजम कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, देखो सीलिया की हेल्प से चलता है, फूड पार्टिकल जाएगा माउथ के अंदर, पैरामीशियम का काम है ये, इस तरीके से इंटेक करता है खाने को। हम लोग खाना इंटेक कहां से करते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर, माउथ जो है वहां डालते हैं खाने को, उसके बाद टंग उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मिक्स करेगी, उसको चर्न करेगी, दांतों से हम लोग, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो अंदर, वो सारी चीजें आपको पता है, बस डायग्राम अच्छे से बना करके आना है, ठीक है। और जिनके जो थोड़े बहुत फंक्शंस हैं वो आपने करने ही करने हैं, डेफिनेटली करने हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की प्रैक्टिस कर लेना, जैसी मर्जी बने पर बनानी है भाई, पेन उठाओगे तो ही बनेगी, पेन नहीं उठाओगे तो सोचते रह जाओगे कोई कंप्लीट कर दे, कोई बना दे, बहन तू बना दे, भाई तू बना दे, ये हो गया, अब तो खुद ही करना पड़ेगा भैया, बोर्ड का एग्जाम है, समझो बात को, ठीक है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी खासकर, ये तो इतना नहीं, ये भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं आता, आ जाता है ये भी, ठीक है ना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एल्वियुलर वॉल, ठीक है ना। ये गोला बनाना आता है, क्योंकि CO2 कहां से सीप आउट कर रही है, कहां से ऑक्सीजन सीप इन कर रही है, ये चीजें आपको आनी चाहिए बनानी, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, नेजल पैसेज है या मुंह से है, दोनों से ही हम लोग हवा लेते हैं, फेफड़ों के अंदर, फेफड़े के अंदर जाएगी, ट्रैकिया की हेल्प से होती हुई जाएगी, ठीक है ना। इसमें कार्टिलेज रहता है, ठीक है, ये आप जानते हो। उसके बाद जब जाएगी फेफड़ों के अंदर तो ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंकियोलिस के अंदर, ये देखो यहां है एल्वेलर सैक, ठीक है ना, ये ब्रोंकियोल्स है, ये एल्वेलर सैक है, ठीक है ना, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो चालू होता है, ठीक है। तो सबके फंक्शन तो बात अलग है, लेकिन पहले डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपको हो, ठीक है। इस हार्ट के डायग्राम की प्रैक्टिस करके बच्चे नहीं जा रहे हैं भाई, आपको जाना है,
कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कर पाओ तो कम से कम ट्रेस ही कर लो, ट्रेसिंग ही सीख लो इसकी, ठीक है ना। मतलब मेरे से भी नहीं बनता था, मतलब मैं जब छोटा था तो कोई भी बच्चा जब मतलब पहली पहली दूसरी दूसरी बार बनाता तो ये चीज नहीं बनती है, लेकिन हाँ 5-6 बार प्रैक्टिस करी थी मैंने इसकी, मुझे अच्छे से याद है 10th क्लास के अंदर। बहुत पहले मैंने 10th बोर्ड दिया था कभी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने प्रैक्टिस करी इसकी तो ये ठीक ठाक बन गया था, ठीक ठाक आया भी था पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये भाई प्रैक्टिस करके जाना है आपको। राइट वेंट्रिकल हो, राइट एट्रियम हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट एट्रियम हो, ठीक है। वेना कावा दिखानी हो, आवर्टा दिखानी हो, जो भी दिखानी हो ढंग से दिखाना है। खुला खुला बनाना, बड़ा बड़ा बनाना, आधे पेज ले लेना आराम से, तुम चाहे 1 पेज ले लेना पर अच्छा बनाना, ठीक है ना। शीट्स की कोई कमी नहीं है, सप्लीमेंट्री ले लेना हाथ खड़ी करके, लेकिन साफ सुथरे सुंदर डायग्राम होने चाहिए पेंसिल से, ठीक है। चलिए, डबल सर्कुलेशन, ये इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ले आया इसको, ठीक है ना। आपकी इच्छा करे अगर इसको करने की तो कर सकते हो। देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर डबल, आपको पता है ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन चलती है, सिंगल सर्कुलेशन हमारे में नहीं होती है, ठीक है ना। एक तो हम लंग्स की तरफ से ब्लड घुमाते हैं, दूसरा हम लोग बॉडी की तरफ से ब्लड घुमाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीजें बॉडी से भी आ रही हो और ऊपर पल्मोनरी साइड से भी आ रही हो, फेफड़ों वाली जो साइड होती है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है ना। वहां से भी अगर आ रही हो तो दोनों के लिए अलग अलग सर्कुलेशन ब्लड का चलता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एक्सक्रीशन पर आते हैं, एक्सक्रीशन में ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं आपको बता दूं कई बार एक्सक्रीशन पूछा गया है, ठीक है ना। और नेफ्रॉन का भी डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। तो चाहे आप आर्टरी दिखाओ, जैसी मर्जी दिखाओ आर्टरी, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें बहुत सही दिखाना, जैसे बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये चीजें जो है वो आपको बेटर दिखानी है, एब्जॉर्प्शन वाली चीजें, ठीक है। खासकर ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन वाला जितना भी मामला है ना, ये थोड़ा अच्छे से दिखाना, इसके नंबर मिल जाते हैं भाई, ठीक है ना। इसके नंबर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पर आते हैं, इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हुआ कि ना पूछा हो, हाँ ये लेबल करना ज्यादा आता है लेकिन बनाना भी आ सकता है, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन थिंकिंग वगैरह, इमोशंस वगैरह, स्पीच वगैरह सब लिखा हुआ है, आपके नोट्स के लिए लेकर के आया हूं मैं इसको, ठीक है ना। पढ़ाने नहीं लाया, पढ़ा ऑलरेडी दिया है सब, ठीक है ना। फिर हाइपोथैलेमस हंगर थ्रस्ट को देखता है, ठीक है ना। और आपका पॉन्स जो है वो ब्रीदिंग या स्लीप साइकिल देखता है, मेडुला जो है वो बीपी हार्ट रेट देखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो बैलेंसिंग है बॉडी की वो सेरेबेलम देखता है, ठीक है ना। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है आपस में, बस यही सब चीजें हैं इसके अंदर देखने वाली, ठीक है। हाँ इसमें से भाई देखो पूरा मत बना के आना, दोनों हाथ बनाने की जरूरत नहीं है, एक हाथ एक साइड का बना करके आना। रिफ्लेक्स आंख दिखा रहे बेटा कि जब भी हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं, ठंडी चीज को टच करते हैं, तो ब्रेन तक सिग्नल जाने की जरूरत नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही मोटर सिग्नल मिल जाता है मसल को, और हाथ अपने आप ही पीछे खींच लेता है बंदा, है ना भाई। ये तो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन बोलेगा अरे हाथ पीछे ले, इतना लंबा काम नहीं, ये स्पाइनल कॉर्ड से ही घूम के वापस आया। तो यही लिखा हुआ है कि स्टिमुलस मिला तो रिसेप्टर ने उठाया वहां से, ठीक है ना, सिग्नल गया सेंसरी नर्व्स में से होता हुआ, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया कि नहीं भाई रिफ्लेक्स मारना है, वापस लेना है, ठीक है ना। एन इंटरन्यूरन पासेस द सिग्नल, सिग्नल पास हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से वापस गया सिग्नल, और आपने हाथ पीछे एकदम से खींच लिया, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन ने देखो काम किया, कैरीज कमांड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टर मसल क्या करेगा, पीछे खींच लेगा, ठीक है, रिट्रैक्ट कर लेगा मसल को, ठीक है जी। लगभग हर साल या तो लेबल करना या ड्रॉ ही करना आया हुआ है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4-5 इसके मेन वो है। एक है भाई सबसे पहले डेंड्राइट्स, जिससे कि ये उठाता है सिग्नल को। फिर उसके बाद आती है सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर प्रोसेसिंग होती है और ये कलेक्ट, एक तरीके से कलेक्शन होता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन का। ये इंफॉर्मेशन होती हुई सेल बॉडी में से जाएगी, ठीक है ना। और पीछे जो नर्व एंडिंग्स है वहां से निकल करके साइनेप्स से होती हुई केमिकल रिलीज होगा, साइनेप्स से होती हुई दूसरी नर्व एंडिंग में जाएगी। इसलिए एक नर्व से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसी एक्चुअली 1 2 3 ऐसे लाइन में नहीं होती है, ये पूरा जंजाल होता है, एक से इधर 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 ऐसे फैलता है ये, ठीक है ना भाई। तो ये समझ गए ना। एक्सन, एक्सन कोई बोलते हैं जो मेन, जो नीचे जो मेन बॉडी का जो पार्ट है वो एक्सन है, ठीक है ना। यही से इंपल्स ट्रेवल करती है, नर्व एंडिंग्स में से केमिकल रिलीज होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के अंदर भाई जो चैप्टर है आपका, उसमें ए सेक्सुअल के मैं वो सारे डायग्राम नहीं लाया, मैं वो डायग्राम लाया जो बार बार पूछे गए हैं, बार बार जो पूछे, जैसे बाइनरी फिजन अभी में पूछा गया है, ठीक है ना। रीजनरेशन पूछा गया है, ठीक है, तो देख लेना भाई प्लेनेरिया में, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन पूछा गया है, ठीक है ना, किस तरीके से फ्रेगमेंट डिवाइड होते हैं, ये बना सकते हो आप, ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है, इजी है ये, ठीक है ना। ये मेरे पेपर में आया था बनाना मेरे पेपर में, और ये आया हुआ है मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है ये बनाना, ठीक है। तो ये करके जाइएगा बेटा हाथ से, ठीक है ना। हाइड्रा, हाइड्रा भी
या तो कंपिटेंसी बेस्ड के फॉर्म में मैंने देखा है पूछा गया हो, ठीक है ना, या फिर मैंने इसको देखा है ड्रॉ करना, ठीक है ना। लेबल करना भी एक आधी बार कभी देखा है मैंने, लेकिन ड्रॉ करना ज्यादा बार आया हुआ है, ठीक है ना। एक पेरेंट हेड्रा होता है, साइड में बर्ड उगती है, छोटी छोटी बर्ड उगती है, ये बर्ड जो है ये बड़ी होनी चालू हो जाती है, फिर ये बर्ड आउटग्रो होकर के गिर जाती है, ठीक है ना। तो एक नया हाइड्रा बनके तैयार हो जाता है, तो बडिंग है। फ्लावर का जो सेक्शन है, ये सेक्शनल डायग्राम है, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि ये जरूरी है, ठीक है। बच्चे ये प्रैक्टिस करके जाते क्योंकि आसान लगता है, पत्तियां बनानी औखी लगती हैं बच्चों को, मुश्किल लगती हैं, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि जब ये बना लेते हो तो उसके बाद तो फिर ये कुछ भी नहीं है, फिर तो पत्तियां चाहे थोड़ी नीचे की तरफ दिखा दो, इतनी ऊंची ऊंची पत्तियां दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आपको आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत आपको सेपल पेटल्स तो आपको दिखानी चाहिए, ऐसा नहीं कि ना दिखाओ, बिल्कुल ना दिखाओ, ऐसा मत करना, ठीक है ना। सेपल पेटल समझते हो क्या होता है? पेटल है जो बड़ी वाली पत्तियां होती हैं फूल की मेन, ठीक है ना। और सेपल होती है जहां से ये बड निकली होती है, वहां का जो कोर होता है उसको बोलते हैं सेपल, ठीक है। और इसका फंक्शन आपको पता होगा, ठीक है। एंथर में से ये रहा एंथर, ये रहा एंथर, ठीक है ना। एंथर में से पोलन इधर को अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, पोलन इधर की तरफ आएगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा ये अपने आप क्या करता है, पोलन जो ग्रेन है ये एक ट्यूब फॉर्म कर लेता है, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। और पोलन ट्यूब एग्जैक्ट कहां तक जाती है, इनमें रेस लग रही है एक्चुअली में, तो जो जीत गया उसकी पोलन ट्यूब पहुंच गई भाई, जिसकी पोलन ट्यूब पहुंच गई उसका पोलन ग्रेन भी होपफुली पहुंच जाएगा, भगवान ने साथ दिया तो, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन जो है वो यहां से होता हुआ, इधर से होता हुआ, पोलन ट्यूब में से होता हुआ ओवरी के अंदर चला जाएगा, और फिर क्या कहते हैं, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होकर के आपको पता है कि जो अंदर का पार्ट है सीड बन जाएगा, बाहर का पार्ट जो है फ्रूट बन जाएगा, सही है। कोटिलेडन देख लो भाई एक बार, ठीक है ना। इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है जो फ्यूचर में जाकर के रूट बनेगी, प्लूम्यूल का मतलब जो फ्यूचर में जाकर के शूट बनेगी, ये पहले से ही दिखनी चालू हो जाती है। अंकुरित चना वही है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, करके जाना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेबल करना ज्यादा आया हुआ है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बनाना भी आया है भाई, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये कई कई बार आया हुआ, मतलब अगर 10 साल का पेपर उठा करके देखेंगे तो कम से कम 6 बार इसके ऊपर सवाल पूछे, 60% ऑफ द टाइम, 65% ऑफ द टाइम्स इस पर सवाल है, तो अच्छे से करके जाइएगा भाई, ठीक है। पढ़ा ऑलरेडी मैंने आपको दिया है, तो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, हर एक चीज को पढ़ाने आऊंगा तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का चला जाएगा, ठीक है ना। मैं आपके लिए डायग्राम्स लेकर के आया हूं जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेबलिंग ऑलरेडी आप देख सकते हो कि हो रखी है, ठीक है। चलिए, हेरिडिटी के अंदर ऐसा कोई डायग्राम नहीं है मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं साफ, लेकिन इसके अंदर पनेट स्क्वायर बनाना आता है, तो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, आ जाओ, ठीक है। तो देखो यार, एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक एक ट्रेट दोनों का लिया जाता है, मतलब एक सिंगल ट्रेट पर दोनों को कंपेयर किया जाता है, उन्हीं में क्रॉस करवाया जाता है। और दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले मोनो हाइब्रिड सुन लेते हैं क्या। इसमें एक प्योर टॉल पेरेंट है, एक प्योर डॉर्फ पेरेंट है। टॉल वाला है तो कैपिटल टी उसके कैपिटल टी वाले गैमेट्स रहेंगे, इसके स्मॉल टी वाले रहेंगे क्योंकि ये प्योर डॉर्फ है। इनके बच्चे जो होंगे वो सारे टॉल होंगे, क्योंकि टॉल हमने क्या माना, डोमिनेंट माना, शॉर्ट हमने क्या माना, रिसेसिव माना, ठीक है ना। तो कैपिटल टी, छोटा टी, कैपिटल टी, ये सारे टॉल ही मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर के जीन्स में कहीं ना कहीं छोटा टी भी होता है, ठीक है ना। तो जीनोटाइप देखे इसका, तो कैपिटल टी छोटा टी है, नो डाउट, बट हैं ये सारे फेनोटाइप दिखने में सारे के सारे टॉल हैं। तो फेनोटाइप इनका टॉल है, जीनोटाइप इनका कैपिटल टी छोटा टी है, ठीक है। फिर अगर इन्हीं के बच्चे आगे से होते, मतलब इन्हीं की सेल्फिंग अगर आपस में करवा दें, तो आपको एक छोटा बच्चा देखने को मिल जाएगा, एक डॉर्फ प्लांट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी अपने गैमेट बड़ा टी छोटा टी, इसका बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी कंबाइन हुआ तो टॉल बना, बड़ा टी छोटा टी कंबाइन हुआ तो भी टॉल बना, मतलब इम्प्योर टॉल बना, ठीक है ना। फिर छोटा टी बड़ा टी कंबाइन हुआ तो भी टॉल बना, लेकिन इम्प्योर टॉल बना। फिर छोटा टी कंबाइन करेंगे तो प्योर ड्वार्फ बनेगा, यानी एक बोना भी आ जाएगा। 3 लंबे होंगे तो एक बोना भी आ जाएगा। तो जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1, टॉल शॉर्ट में। फिनोटाइप क्या है, 3:1, ठीक है। 2 लॉ है, पढ़ लेना भाई इसको, मैं ऐसे ही ले आया इसको, तो ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, ठीक है। डाई हाइब्रिड पे आ जाते हैं। डाई हाइब्रिड के अंदर यहां पर 2 ट्रेट देखे जा रहे हैं, एक शेप देखी जा रही है, दूसरा रंग देखा जा रहा है शायद, हाँ रंग है, ठीक है ना। तो एक ट्रेट है, शेप कैसी है सीड की, दूसरा है सीड का कलर क्या है। तो ये है प्योर राउंड, ये है ग्रीन सीड्स। ग्रीन सीड्स को अपन ने रिसेसिव मान लिया, ठीक है। यहां येलो सीड्स को हमने क्या मान लिया, डोमिनेंट, यानी येलो कलर डोमिनेंट मान लिया, ग्रीन रिसेसिव मान लिया। और शेप की बात करें तो राउंड वाले को डोमिनेंट मान लिया, रिंकल्ड वाले को रिसेसिव मान लिया। रिंकल्ड एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। इनके गैमेट देखोगे तो एक आर और एक वाई आया हुआ है, यहां पर देखोगे तो छोटा आर और बड़ा वाई आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये बच्चे जब बनाएंगे तो बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, ऐसे बनेगा, यानी ये सारे के सारे राउंड येलो होंगे।
पहली जनरेशन पूरी राउंड येलो होगी लेकिन अंदर से सारे इम्प्योर है ना। तो जीन देख, अगर आप इनका जीन्स देखें, जीनोटाइप देखें, तो बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है ना, और है दिखने में सारे राउंड और येलो। फिर जब ये कंबाइन करेंगे यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस जब होगा तो बनेगा पूरा पेनेट स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब आपको क्या करना है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, कंबाइन करवा रहे हो ना। तो एक बड़ा आर, इसका बड़ा वाई, तो बड़ा आर फिर छोटा वाई, फिर छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई, ये 4 करके गैमेट बनेंगे। यही 4 यहां भी लिखने हैं, यही 4 यहां भी लिखने हैं और सबका क्रॉस करवा देना है। तो आपको देखने को मिलेगा 9:3:3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो। 9 एक जैसे होंगे, 3 एक जैसे होंगे, फिर 3 एक जैसे होंगे, फिर एक जो होगा वो सबसे ज्यादा ये रहा रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो नहीं, रिंकल्ड ग्रीन होगा ये वाला, है ना, ये रिंकल्ड ग्रीन। एक ही होगा जो रिंकल्ड ग्रीन होगा, एक ही होगा जो रिंकल्ड ग्रीन होगा। फिर राउंड येलो और रिंकल्ड येलो 3 होंगे, ठीक है ना। फिर राउंड ग्रीन भी 3 होंगे, देखो राउंड ग्रीन राउंड, और बाकी 9 जो हैं वो सब राउंड येलो होंगे, क्योंकि राउंड भी सबसे डोमिनेटिंग है, येलो भी सबसे डोमिनेटिंग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पनेट स्क्वायर बनके तैयार होता है। ये रहा इसका, आप देख सकते हो फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। फिर सेक्स डिटरमिनेशन फादर मदर में कैसे होता है, आप ये भी जानते हो कि फादर जो है वो ही कैरी करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा। फीमेल कैरी नहीं करती, फीमेल को तो बस XX ही उसके पास हार्मोन होता है। एक लास्ट वाला है जो X है ये चेंज होता है, ऐसे यहां पर देख लो ये वाला चेंज होगा, ठीक है ना। तो फादर के पास X और Y दोनों तरह के गैमेट है, मदर के पास तो XX ही है। मदर को नहीं पता बच्चे का जेंडर क्या होगा, मदर को लेकिन दोष जरूर दिया जाता है कि भाई तूने लड़की पैदा कर दी, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, हमारी सोसाइटी में ऐसा है। लेकिन बहुत सारी लड़के पे डिपेंड करती है कि उसका कौन सा गैमेट आकर के, गलती उसकी भी नहीं है भाई, उसको भी क्या पता कौन सा गैमेट जाएगा फ्यूज होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि जो ट्रेट है, जो गैमेट है, वो लड़के का ही होता है, ठीक है ना। तो X अगर गैमेट आया हुआ है और वो कंबाइन कर जाए X के साथ तो फिर लड़की होगी, ठीक है ना। X अगर Y के साथ X अगर फिर X के साथ आ गया तो फिर फीमेल है, और Y जाएगा अगर X के साथ तो मेल बनेगा, ठीक है ना। तो 2 बार चांसेस मेल बनने के, 2 बार चांसेस फीमेल बनने के, ऐसे 4 में से चांस 2 हैं, तो मतलब 50% का एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है। 50% प्रोबेबिलिटी का लड़का हो सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी के लड़की हो सकती है, ठीक है ना। 50% प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की, ठीक है। आवर एनवायरमेंट में देखो ज्यादा टफ चीज नहीं है, पहली बात मैं बता दूं, इजी चैप्टर है। इसमें सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं कि भाई सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर होएगा यानी कि घास, ठीक है, ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है ना। इनको आकर के ग्रास हॉपर खाएगा, ठीक है ना। प्राइमरी कंज्यूमर वो हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। ध्यान से देखना, सबसे पहले प्रोड्यूसर है सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर, उसके बाद फिर कंज्यूमर आएगा, ठीक है ना। कंज्यूमर के बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी इसको भी खाने वाला कोई ना कोई बैठा है। मेंढक बैठा है, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को ईगल ने खाया, ये सारे के सारे इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल बनते चले जाते हैं, फूड चेन बनती चली जाती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, 10% एनर्जी का फ्लो डायग्राम सुनो क्या है। जब जब एनर्जी, जब जब ये लोग खाएंगे एक दूसरे को तो एनर्जी जो है वो क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड होती चली जाएगी, ठीक है ना। अगर ग्रास के पास 5000 किलो जूल की एनर्जी थी तो ग्रास हॉपर को जो खाएगा उसको 500 किलो जूल ही मिलेगा, यानी 10% ही रह जाएगी बस। फिर इसको जो खाएगा उसकी और 10% कम हो जाएगी, फिर उसको जो खाएगा उसकी और 10% कम, समझ रहे हो ना। तो इनको कम कम एनर्जी मिलने लगती है, ठीक है। तो जितने ज्यादा ऊपर ट्रॉफिक लेवल पर जाओगे 10% एनर्जी हर बार गिरती चली जाएगी। जूल के अंदर लिखी गई है बेटा, किलो जूल, किलो जूल 1 kJ है ना, 1 kJ इज 1000 जूल, फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनर्जी पिरामिड पर आते हैं, ये भी वही सीन है, देखो सेम टू सेम कि आपको इतनी सारी सनलाइट मिली, ठीक है ना, उसमें से प्राइमरी कंज्यूमर ने इतनी सनलाइट ले ली। फिर नेक्स्ट लेवल पर जाओगे तो एक जीरो कम कर दो, फिर एक जीरो कम कर दो, फिर एक जीरो, 10% कम होने का मतलब क्या होता है, एक एक जीरो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर जाते जाते ऐसे ही होगा। एक चीज और सुनो, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, मतलब टॉक्सिसिटी लेवल। तो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ता जाता है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन क्या बोलते हैं, कार्निवोरस वाले जो जीव है ना, उनको टॉक्सिसिटी ज्यादा मिलेगी, यानी समझ रहे हो, जहरीला पदार्थ ज्यादा मिलेगा उनको और एनर्जी कम मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जो वेजिटेरियन होगा यानी कि जो हर्बीवोरस होगा उसको एनर्जी भी ठीक अमाउंट में मिलेगी और उसको टॉक्सिसिटी भी कम मिलेगी, है ना। देख सकते हो आप, पानी है तो 0.00003 ppm की टॉक्सिसिटी मान लो, पार्ट्स पर मिलियन है बेटा ये, कि 1 मिलियन में 1 पार्ट हो। फाइटोप्लैंक्टन को मिलेगी, फाइटोप्लैंक्टन को जो खा जाएगा, जू प्लैंक्टन खा गया मान लो, तो उसको और ज्यादा देखो कंसंट्रेट होती चली जा रही है, 0.005 से 0.04 हो गई,
टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ रहा है। फिश को जो खाएगा, फिश को कौन खाएगी? लार्ज फिश, बड़ी फिश खाएगी, इसको 2 ppm मिल रहा है, देखो बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। फिर इसको बर्ड्स खाएगा, ठीक है ना, बर्ड्स को फिर कोई और खा लेगा, तो इस तरीके से ये एनर्जी कह रहा हूं, ये जो टॉक्सिसिटी है ये बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये डीडीटी कंसंट्रेशन है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथिन बोलते हैं, आपको पता है डीडीटी, ठीक है ना। ये पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कैलकुलेट होती है, ठीक। हाँ जी, लास्ट आता है फिर इसके अंदर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा। ओजोन लेयर कैसी है? देखो भाई, फ्रिजो में सीएफसी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियॉन गैस बोलते हैं जिसको, CCl2F2 जिसका फॉर्मूला है CCl2F2, सी के साथ 2 Cl लगे होते हैं, 2 F लगे होते हैं, यानी 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसलिए बना है, फ्रियॉन गैस है ये। तो ये जो CFCs है, ये स्प्रे बॉटल्स में से, ये एसीज में से, ये फ्रिजेस में से निकल करके ऊपर जाती हैं, ठीक है ना। तो देखो लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशंस रीच द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर तक जाएंगी, उसके साथ रिएक्शन चालू कर देंगी। ये CFCs को ये CFCs जो है ये ओजोन को तोड़ना चालू कर देती है, और साथ ही साथ इसको यूवी रेज भी चाहिए तभी तोड़ेगी। तो ओजोन लेयर डिप्लीट होनी जो चालू हो रही है वो ऐसे ही हो रही है कि सनलाइट आकर के गिर रही है, और जो O3 थी वो टूट करके O2 और O बन रही है। रिएक्शन छोटी सी है, इसकी कुछ नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है ना। रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स इनटू द ओजोन लेयर, एक्टिव क्लोरीन एटम्स ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल्स कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, मोर अल्ट्रावायलेट यूवी रेज द अर्थ थ्रेटनिंग ह्यूमन हेल्थ। ये यूवी रेज अब और आ जाएंगी, और ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर जो है वो कमजोर पड़ती जा रही है, तो और यूवी रेज आएंगी, तो फिर स्किन कैंसर कॉज हो सकते हैं ह्यूमंस को, और दिक्कतें भी कॉज हो सकती हैं जानवरों को। तो ये था आवर एनवायरनमेंट करके आपका चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स पर आते हैं बेटा, कंप्लीट फॉर्मूलों की लिस्ट, कंप्लीट फॉर्मूलों की शीट आपके लिए लेकर के आया हूं। देखो 2 ही चैप्टर है जिनके अंदर फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा लाइट, ठीक है। इन दोनों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कंपिटेंसी बेस्ड सवाल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, चैनल के ऊपर लाइव खड़े होकर के मैंने करवाए हैं। हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। अब एक बार जरा फॉर्मूलों की लिस्ट देख लो। फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले लिख लिख करके याद होते हैं। बच्चा पूछता है सर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, मैं क्या करूं? अरे लिख लिख के याद करने पड़ेंगे आपको, आपके सामने रखने पड़ेंगे, वो फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। ये तीनों काम करने हैं, कोई भी एक काम अगर आपने नहीं किया तो बड़ा मुश्किल है कि फॉर्मूले आपको याद रहे। फिर भगवान की कोई असीम कृपा ही होगी आपके ऊपर कि आपको फॉर्मूले याद रह जाते होंगे। सर हमें तो याद रह जाते, हमने तो आज तक कभी नहीं, ऐसा कोई सुना आपने क्या? कोई बच्चा ऐसा सुना है क्या जिसने आज तक सर एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगाया लेकिन फॉर्मूले सारे याद है? नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर्मूले एक भी बार हाथ से लिख के नहीं देखा, हाँ सर सारे याद हो गए मुझे, ऐसा कोई बच्चा आपने देखा क्या? नहीं हो सकता ऐसा भाई। माइंड में वो चीज फीड ही तभी होगी जब आप हाथ से लिख बैठोगे कम से कम 5 बार 6 बार, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, कितना लिखना है, आओ एक बार सुन लो, ठीक है। तो देखो यार, बात करूं अगर मैं मिरर फॉर्मूला की, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फॉर्मूला है, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन HI/HO लिखी जाती है या फिर -v/u लिखी जाती है, ये बात हो गई किसकी? मिरर की, ठीक है ना। लेंस की बात कर लेते हैं, लेंस के लिए लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फॉर्मूला जानते हो आप। मैग्निफिकेशन बिल्कुल सेम है HI/HO, लेकिन यहां पर v/u होती है, इधर -v/u थी, इधर v/u है। पावर का फॉर्मूला 1/f आता है मीटर में अगर फोकल लेंथ हो तो, 100/f आता है सेंटीमीटर में अगर वेव आपकी फोकल लेंथ हो तो, ठीक है ना। फिर एक फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा C/v, एब्सोल्यूट वाला। और अगर एब्सोल्यूट वाला नहीं लेना, रिलेटिव वाला लेना है, तो जिसमें लाइट घुस रही होगी उसकी वेलोसिटी को नीचे रखा जाता है, ठीक जी, बढ़िया। करंट पर आ जाते हैं। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी करके जो आपका चैप्टर है उसके अंदर ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट वाला। अभी मैं सारे फॉर्मूले आपको एक साथ दिखा देता हूं, डोंट वरी, ठीक है ना। ये सारे तो बस ऐसी डिजाइन बना हुआ बढ़िया सा, ठीक है ना। ये रहे सारे फॉर्मूले। देखो जी, लाइट के अंदर मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर का, स्नेल्स लॉ विच इज sin I by sin R, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बराबर होता है जी, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/v होता है, लाइट की स्पीड एयर में डिवाइड बाय लाइट की स्पीड मीडियम में, ठीक है। लेंस फॉर्मूला आ गया, बीच में माइनस लग गया, यहां देखो बीच में प्लस था, यहां बीच में क्या लग गया? माइनस लग गया। मैग्निफिकेशन वही फॉर्मूला है HI/HO, यहां भी वही है HI/HO, ठीक है ना। यहां पे -v/u है, यहां पे +v/u है, इतना सा फर्क है, बस प्लस माइनस का फर्क है दोनों में, ठीक है। पावर बैलेंस 1/f लिया जाता है मीटर में अगर हो तो, ठीक है, और 100/f लिया जाता है सेंटीमीटर में अगर हो तो। सेंटीमीटर में अगर हो तो 100/f लिया जाएगा, ठीक है। करंट पर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूलों पर आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो होता है करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज क्या होता है? एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, मतलब एक तरीके से Q इज इक्वल टू एनी जो लिखा हुआ है का मतलब ये हो गया कि एक बॉडी के ऊपर
जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबका चार्ज, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से आया ये Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है, डिवाइड बाय टी कर रखा है। तो ये करंट का फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया है चार्ज को कहीं से कहीं। मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा, पढ़ाने बैठूंगा तो लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी, इसलिए अभी सुन लो बस आप। ये वोल्टेज है बेटा, ये वर्क डन है जो कि चार्ज पर किया जाता है, ठीक है। कहां से लाने में? इन्फिनिटी से ला करके एक पॉइंट पर रखने में, ठीक है ना। जब कोई दूसरा चार्ज बैठा हो, बड़ा सा चार्ज बैठा, तो उसका पोटेंशियल निकल करके आ जाएगा। ओम्स लॉ निकालना कुछ नहीं है भाई। ओम साहब ने कहा था कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ जाएगा किसी सर्किट के अंदर, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू आई, आर मतलब रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब कितनी रुकावट आप जनरेट करवा पा रहे हो करंट के पाथ में। करंट जब वायर में चलना चाहता है तो रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े हैं उसको आगे ना बढ़ने देने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है, रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है लेंथ कैसी है L, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है A, तो रो एल बाई ए इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल के अंदर 1/R 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 हो जाते हैं, आप जानते हो, ठीक है। और सुनो, सीरीज के अंदर एक बात और ध्यान रखना कि करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है ना। पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है ना। याद रखने वाली चीजें ये याद होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर पर आते हैं। पावर के तीन फॉर्मूले, VI V स्क्वायर बाय R और I स्क्वायर R, ठीक है। ये सभी T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी के फॉर्मूले बन जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, PT, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है PT। तो पावर यहां से उठाई, T से मल्टीप्लाई कर दी, एनर्जी के तीन फॉर्मूले बनकर के आ जाते हैं। बस यही है आपकी कंप्लीट फॉर्मूला शीट, है ना। नोट्स बेटा अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन खोल करके देखोगे, पहला ही लिंक है टेलीग्राम का, वहां से मिल जाएंगे, स्कैन भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। नोट्स अपलोड कर दूंगा जैसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाइव होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये लेक्चर यार, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि क्लास 10th के अंदर है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर इस तरीके का लेक्चर जिसमें सारी ही चीजें कवर्ड हो जो जो आप लोग के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिएक्शंस रहे हो, चाहे वो डायग्राम्स रहे हो, चाहे वो फॉर्मूले की शीट हो, यानी हर एक चीज की लिस्ट मैंने आपको पकड़ा दी है, गाइडेंस मैंने आपको दे दिया कि कहां से करना है, क्या करना है, कितना करना है, ठीक है। तो होपफुली ये लेक्चर आपके फायदे में रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि कैसा लगा आपको ये लेक्चर। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।